हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज यहाँ पे हम बात करेंगे जो भी हमारा इसके आगे की बात करेंगे, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं नागरिकता, अपना जो हमारी एम लक्ष्मीकांत जी का अगला चैप्टर है। तो अभी तक हमने कुछ इम्पोर्टेंट जो इसके चैप्टर थे यानी क्लास 5 तक कंप्लीट किया है और ये हमारा 6 चैप्टर चल रहा है। ठीक है, यानी कि बात करें तो सिटीजनशिप के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि हमारे संविधान में नागरिकता का प्रावधान कैसे कैसे, उसमें क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या होनी चाहिए, मतलब क्या क्या शर्तें हम मानते हैं तो हम भारत के नागरिक होते हैं, किन किन नियमों का पालन करने के बाद हम भारत के नागरिक कहलाते हैं, कैसे उसको अर्जन कर सकते हैं या कैसे भारत की नागरिकता समाप्त हो सकती है, वो सारी बातें हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जो कुछ बातें समझी तो आई थिंक कि आपको वो सारी बातें समझ में आ गई होंगी बेहतर तरीके से। अब इसमें हम समझने वाले हैं नागरिकता अर्जन करना। ठीक है, कि दैट मीन्स नागरिकता हम अर्जन कैसे कर सकते हैं अपने देश की। तो इसमें सबसे पहला था 5 प्रकार से, तो हम मुख्य रूप से समझ सकते हैं और ये बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा। जो भी आप देख रहे हो स्लाइड्स में तो नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा और आपके जो ये डाउट्स होते हैं तो प्लीज़ आप लोग एक बात हमेशा याद रखना कि सुनना सबकी चाहिए, करना अपने मन की चाहिए। ठीक है, तो हमें यदि नहीं समझ में आता है, सपोज आप पढ़ रहे हो पॉलिटी की बुक और आपको जब रिवाइज करना है तो 500 पेज की जो बुक होती है वो हम नहीं रिवाइज कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए हमारी यदि एक रजिस्टर तैयार होती है, दैट मीन्स एक नोट्स तैयार होती है प्रॉपर तरीके से, तो हम उसको इजीली याद कर पाते हैं। जैसे कि अब मैंने आपको समझाया हर एक पॉइंट के बारे में बेहतर तरीके से। ठीक है, यानी कि जन्म से हम कैसे नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, उसके बाद वंश के आधार पर हम कैसे नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, पंजीकरण के द्वारा या प्राकृतिक रूप से या क्षेत्र समाविष्टि, हालांकि ये दोनों ही अभी हम समझेंगे। ये 3 मैं समझा चुकी हूँ। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ हमने अपनी नोट्स में कितना नोट डाउन किया है कि जन्म से यानी इसके अर्जन करने के 5 मुख्य रूप से कारण होते हैं, जिसके मतलब ये यदि फॉलो करते हैं या इनसे हम आते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। और वो कौन कौन से होने चाहिए तो आप फ्लो चार्ट में लिख सकते हो कि जन्म से, वंश के आधार पर, पंजीकरण द्वारा, प्राकृतिक रूप से और क्षेत्र समाविष्टि द्वारा। ठीक है, अब वहाँ पे आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी और नोट्स में सिर्फ इतना लिखा आपके पास। ठीक है, और जब आपने पढ़ा लक्ष्मीकांत 1 से 2 बार तो आपको बिल्कुल जब आप पढ़ोगे कि जन्म से तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि जन्म से क्या क्या शर्तें हैं कि जन्म के आधार पे हम क्या कर सकते हैं, भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। वो आपको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और मैंने लिखा भी नहीं है और अब मैं आपको भी नहीं कह रही हूँ कि आप लिखो। एम लक्ष्मीकांत जी की बुक जब आप पढ़ोगे वहाँ पे आप देखोगे कि क्योंकि मैं पूरा चैप्टर वाइज कंप्लीट करा रही हूँ, A to Z जितना भी लिखा हुआ है उसमें मैं कुछ भी नहीं छोड़ रही हूँ। ठीक है, हाँ ये ज़रूर है कि मैं यहाँ पे नोट्स से पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आपकी जो शंका होती है और आप में से बहुत से लोगों के डाउट्स होते हैं क्या मैं नोट्स बनाऊं या ना बनाऊं। तो देखिए सबका माइंड, सबकी स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है। कोई बहुत टैलेंट होता है, कोई स्वामी विवेकानंद जैसे होता है कि एक बार पढ़ा पन्ने फाड़ के फेंक दे फिर भी याद रहता है लाइफ टाइम तक, और कोई हम लोगों जैसे होता है 4 बार पढ़ो 10 बार पढ़ो फिर भी याद नहीं रहता है। तो आपको अपने हिसाब से करना है कि आप किस में एक्सपर्ट हैं, क्या आपके लिए बेनिफिशियल है, दूसरे का सुन के नहीं। ठीक है, सो यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि प्राकृतिक रूप से कैसे हम भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें बात करें तो क्या होता है कि केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति यानी कि जो व्यक्ति क्या हो, अवैध प्रवासी ना हो। अवैध प्रवासी का मतलब क्या है कि इलीगल तरीके से वो भारत में ना रह रहा हो। ठीक है, प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान कर सकती है यदि क्या हो इसमें कि वह व्यक्ति निम्नलिखित योग्यताएं रखता हो। ठीक है, अब इसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ला दिया गया है कि वो व्यक्ति जो हो वो योग्यताएं कुछ ऐसी रखता हो कि उसे प्राकृतिक रूप से हम क्या कर सके, भारत की नागरिकता दे सके। अब इनमें से हम समझते हैं कि इनमें कौन कौन सी योग्यताएं रखना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी व्यक्ति के लिए। तो इसमें पहला तो है कि ऐसे देश से संबंधित नहीं हो जहां भारतीय नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बन सकते। ठीक है, सपोज आप पाकिस्तान में हो, ठीक है, यानी कि पाकिस्तान से आ रहे हो तो पाकिस्तान में यानी भारत का कोई जाने वाला व्यक्ति, सपोज हम लोग इंडिया के हैं, ठीक है, और हम लोग पाकिस्तान में जाते हैं तो पाकिस्तान के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि इंडिया वालों को यहाँ की नागरिकता दी जाए।
तो फिर यदि पाकिस्तान का कोई भी व्यक्ति हमारे देश में आता है तो हम क्या करेंगे कि उस व्यक्ति को भी नागरिकता नहीं देंगे, ठीक है। हालांकि पाकिस्तान के व्यक्ति को नागरिकता मिल जाती है, बस मैंने को एक एग्जाम्पल के रूप में समझाया है कि ऐसे देश से संबंधित कोई भी यदि व्यक्ति ऐसे देश से संबंधित है या ऐसे देश से बिलोंग करता है जहाँ क्या हो कि भारतीय नागरिक जो, जैसे कि हम लोग किसी उस देश में जाते हैं और वहाँ ये प्रावधान नहीं कि हम वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर सके, सो वहाँ का कोई व्यक्ति आता है तो उसको भी भारत की नागरिकता नहीं दी जा सकती है, ठीक है, यानी वह नागरिक नहीं बन सकते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड आता है कि यदि वह किसी अन्य देश का नागरिक हो तो वह भारतीय नागरिकता के लिए अपने आवेदन की स्वीकृति पर उस देश की नागरिकता को त्याग देगा, ठीक है। सपोज यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान का है और यदि वो भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उससे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, पाकिस्तान की नागरिकता को त्यागना पड़ेगा, ठीक है। जिस देश से वो आ रहा है वो वहाँ का तो जन्म से ही उसका नागरिक है और यहाँ पे आके वो बसा हुआ है, चाहता है कि मैं यहाँ की नागरिकता लूँ, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपनी नागरिकता जिस देश का था उस देश की नागरिकता को उसको छोड़ना पड़ेगा। देन उसके बाद आता है कि यदि वह व्यक्ति यानी कि यदि वह भारत में रह रहा हो, भारत सरकार की सेवा में हो या इनमें से थोड़ा कोई एक और थोड़ा कोई अन्य हो तो उन्हें नागरिकता संबंधी आवेदन देने के कम से कम 12 माह पूर्व से भारत में रह रहा होना चाहिए, ठीक है। यानी कि कोई जॉब में हो या कोई यहाँ पे सरकारी सेवा दे रहा हो तो वह व्यक्ति क्या कर सकता है, यहाँ पे नागरिकता के लिए आवेदन दे सकता है, लेकिन इसके लिए भी एक कंडीशन है कि 12 माह पूर्व से भारत में उसे रहा होना चाहिए, यानी 12 महीने 1 साल पहले से ही वो भारत में हो, तभी वो क्या कर सकता है, नागरिकता के लिए यहाँ पे पंजीकरण अपना करवा सकता है, ठीक है। यानी कि प्राकृतिक रूप से वो नागरिकता प्राप्त कर सकता है। उसके बाद है कि यदि 12 माह की इस अवधि से 14 वर्ष पूर्व से वह भारत में रह रहा हो, ठीक है। जो 12 माह की अवधि ली गई तो 12 माह की अवधि से 14 वर्ष पूर्व से भारत पे वह रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो या इनमें से थोड़ा एक और थोड़ा अन्य में हो, इनकी कुल अवधि 11 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि ये जो अभी मैंने पढ़ा कि थोड़ा एक या थोड़ा अन्य में से हो, तो जैसे इसमें लिखा हुआ कि भारत सरकार की सेवा में हो या की बात करें हम तो क्या हो कि भारत सरकार की सेवा या किसी मतलब कि सेवा में नहीं भी है और वो यहाँ कई वर्षों से निवास कर रहा है, तो इसमें तो 14 ईयर लिखा हुआ है, तो यहाँ कई वर्षों से वो निवास कर रहा है यदि व्यक्ति और कोई सेवा भी नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी वो क्या है कि यहाँ की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, ठीक है। कोई सेवा में है तो ठीक है और नहीं भी है तो भी ठीक है, वो क्या कर सकता है, पंजीकरण अपना करवा सकता है और इनकी कुल अवधि 11 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इनकी जो भी अवधि होती है वो 11 साल से कम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आता है कि उनका चरित्र क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ठीक है। वो एक क्रिमिनल ना हो, आतंकवादी ना हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका जो चरित्र होता है, उनका जो कैरेक्टर होता है वो अच्छा होना चाहिए। उसके बाद बात करें कि यहाँ पे क्या होता है कि वह संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं का अच्छा ज्ञाता हो। जो भी संविधान में हमारे, आपको पता है कि संविधान की जो हमारी 12 अनुसूचियां हैं प्रेजेंट टाइम में, हालांकि मूल संविधान में 8 ही थी बट प्रेजेंट टाइम में 12 अनुसूचियां हैं, तो इनमें क्या है बताया गया है कि ये भी कंडीशन है इसकी, जो प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्राप्त करते हैं, कि हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाओं का वर्णन है, ठीक है, तो यहाँ पे 22 भाषाओं का संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णन है। उनमें से वो उन सभी भाषाओं के तो नहीं, लेकिन कुछ भाषाओं का उन्हें ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। चाहे हिंदी का ज्ञान हो, उर्दू का ज्ञान हो, जो भी उस 8वीं अनुसूची में वर्णित है उनमें से किसी एक लैंग्वेज का उसको भली भांति ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद है कि उसे प्राकृतिक रूप से नागरिकता का प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने की स्थिति में वह भारत में रहने का इच्छुक हो या भारत सरकार सेवा या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जिसका भारत सदस्य हो या भारत में विस्थापित किसी सोसाइटी, कंपनी या व्यक्तियों का निकाय हो
में प्रवेश या उसे जारी रखे। ठीक है, उसके बाद आता है कि यहाँ पे होता क्या है कि हालांकि भारत सरकार उपरोक्त प्राकृतिक शर्तों के मामलों पर एक या सभी पर दावा हटा सकती है। ठीक है, यानी कि बात करें तो क्या होता है कि भारत सरकार जो होती है वो जो जितने भी होते हैं प्राकृतिक शर्तों के मामलों पर एक या सभी पर दावा हटा सकती है यदि व्यक्ति की विशेष सेवा विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव उन्नति से संबद्ध हो। इस प्रकार से नागरिक बने हर व्यक्ति को क्या होता है कि भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी पड़ती है। ठीक है, जो मैंने अभी इसके नेक्स्ट वीडियो में ही शपथ बताया था। तो यहाँ पे क्या होता है कि इनको ये नागरिकता तो प्राप्त कर सकते हैं फाइनली, यदि इतनी सारी जो मैंने भी शर्तें बताई वो पूरी करती हों तो, लेकिन वहाँ पे भी इनको अपने संविधान के, हमारे जो देश का संविधान है उसके निष्ठा से पालन करने की शपथ लेनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है क्षेत्र समाविष्टि द्वारा। तो इसमें बात करें यदि, अब यहाँ पे अगला है क्षेत्र समाविष्टि द्वारा। ठीक है, तो ये अभी प्राकृतिक रूप से हमने देखा। अब आता है कि क्षेत्र समाविष्टि द्वारा वो कैसे नागरिक बन सकते हैं हमारे देश के। तो इसमें विशेष रूप से होता क्या है कि किसी विदेशी क्षेत्र, ठीक है, यानी कि कोई विदेशी क्षेत्र जो है, तो किसी विदेशी क्षेत्र द्वारा भारत का हिस्सा बनने पर भारत सरकार उस क्षेत्र से संबंधित विशेष व्यक्तियों को भारत का नागरिक घोषित करती है। ऐसे व्यक्ति उल्लेखित तारीख से भारत के नागरिक होते हैं। एग्जाम्पल के लिए यदि बात करें तो जब पांडिचेरी भारत का हिस्सा बना तो भारत सरकार ने क्या किया कि नागरिकता, यानी कि पांडिचेरी आदेश 1962 जारी किया। यह आदेश नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जारी किया गया था। ठीक है, यानी कि मेन रूप से इसमें बात करें यदि तो क्या होता है, अब यहाँ पे मेन रूप से जो समझने की बात है इसको समझिए आप कि क्षेत्र समाविष्टि द्वारा कैसे हो। ठीक है, जैसे पहला स्टेटमेंट हमने पढ़ा कि किसी विदेशी क्षेत्र द्वारा भारत का हिस्सा बनने पर भारत सरकार उस क्षेत्र से संबंधित विशेष व्यक्तियों को भारत का नागरिक घोषित करती है। ठीक है, सपोज जैसे कि आप भूटान का हिस्सा ले लो। ठीक है, भूटान का कोई हिस्सा यदि भारत में मिलाया जाता है, ठीक है, यहाँ पे जो ये सिक्किम हो गए, यहाँ पे भूटान, ठीक है, भूटान का यदि कोई भी हिस्सा भारत में मिलाया जाता है और जब वो भारत में मिलाया जाएगा उसके बाद क्या कहलाएगा, वो भारत का कहलाएगा। ठीक है, अब वहाँ के इस क्षेत्र में जो पहले भूटान में आते थे अब वो भारत में आने लगे, तो इन सभी को क्या होगा कि भारत की नागरिकता दे ही जाएगी। और ये किस अधिनियम के तहत बात की गई थी, तो ये हमारा नागरिकता संशोधन अधिनियम 1962, दैट मीन्स कि जो संशोधन इसमें किया गया था, हमने देखा कि कई सारे संशोधन किए जाते हैं। हालांकि ये नागरिकता अधिनियम 1955 में ही लागू हो जाता है, बट नागरिकता संशोधन अधिनियम फिर 1962 में जब होता है उसमें कहा जाता है कि यदि कोई विदेशी क्षेत्र शामिल किया जाता है अपने देश में तो वहाँ जितने भी नागरिक हैं तो उनको भारत की नागरिकता बखूबी दी जाएगी। ठीक है, और इसमें भी कुछ जो भी होते हैं कुछ और समझौते होते हैं, तो उनके बारे में यदि हम बात करें तो असम समझौते से अनाच्छादित मतलब कि आच्छादित व्यक्तियों के लिए नागरिकता का विशेष प्रावधान, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 असम समझौते मतलब कि विदेशी मुद्दे पर आच्छादित व्यक्तियों की नागरिकता के लिए निम्नलिखित विशेष प्रावधान करता है। ठीक है, अब इसमें से वो कौन कौन से प्रावधान की बात करें यदि, तो यहाँ पे मेन रूप से है कि भारतीय मूल के सभी व्यक्ति जो 1 जनवरी 1966, ठीक है, ये डेट याद रखना है, 1 जनवरी 1966 के पहले बांग्लादेश से असम आए, यानी कि बांग्लादेश से क्या किए, असम आते हैं, और जो अपने प्रवेश के बाद से ही साधारणतः असम के निवासी हैं को 1 जनवरी 1966 से भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो बांग्लादेश से क्या करते हैं प्रवासी आते हैं असम में, उनको साधारण रूप से बिना किसी उसके की मतलब वो कोई भी इनको पंजीकरण कराना पड़ेगा या कुछ और या इनकी प्रक्रिया होगी, एकदम सिंपल तरीके से क्या किया जाता है, इनको भारत का नागरिक मान लिया जाता है। ठीक है, और ये कब से, 1 जनवरी 1966 से। उसके बाद आता है हमारा कि भारतीय मूल का प्रत्येक व्यक्ति जो 1 जनवरी 1966 को या उसके बाद लेकिन 25 मार्च 1971 से पहले यानी के पहले बांग्लादेश से असम आया और अपने प्रदेश के समय यानी कि अपने प्रवेश के समय से ही साधारणतया असम का निवासी है और जिसे विदेशी मतलब विदेशी के रूप में पहचाना गया हो,
को स्वयं को निबंधित करना होगा। ऐसा निबंधित व्यक्ति भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। सभी उद्देश्यों के लिए विदेशी के रूप में पहचाने जाने के बाद से 10 वर्षों की अवधि की समाप्ति की तारीख के बीच, लेकिन इन 10 वर्षों के बीच की अवधि में उसे भारत के नागरिक के समान ही अधिकार होंगे, लेकिन मत देने का अधिकार इसमें नहीं होता। ठीक है, यानी कि कोई भी व्यक्ति, जैसे कि असम के बारे में ही बात कर रहे हैं, और अभी आपने सुना होगा एनआरसी लागू होने वाला था। ठीक है, पूरे असम में तो हालांकि एनआरसी हुआ, और एनआरसी का मतलब ही यही था कि जितने भी प्रवासी लोग आते हैं तो उनमें से किनको नागरिकता प्राप्त है, किनको नहीं प्राप्त है, इसी की पहचान की जा रही थी। और लगभग 19 लाख समथिंग, आई थिंक, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट शायद 19 लाख करके ही था कि कुछ लोगों को भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त थी या नहीं दी गई है। तो ये अभी जब हम इसको पढ़ेंगे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो आया है, तो उसको बारे में फिर डिटेल से चर्चा करेंगे, क्या कैसे उसमें बात की गई है। लेकिन इसके यहाँ पे यदि हिस्ट्री को समझो आप, तो बताया जा रहा है कि भारतीय मूल का प्रत्येक व्यक्ति, यानी कि भारत में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो 1 जनवरी 1966 को या उसके बाद, लेकिन 25 मार्च 1971 के पहले बांग्लादेश से असम आया और अपने प्रवेश के समय से ही साधारणतः असम का निवासी है। ठीक है, जब से वो आया तब से ही असम का निवासी है, और जिसे विदेशी रूप से पहचाना गया को स्वयं को क्या करते हैं, निबंधित करना होगा। ऐसा निबंधित व्यक्ति, मतलब उनको स्वयं को क्या करना पड़ता है कि प्रूफ करना पड़ता है। ठीक है, और एनआरसी इसीलिए लाया गया था क्योंकि वो लोग प्रूफ कर सके कि हम यहीं रह रहे हैं काफ़ी टाइम से, या यहीं के निवासी हैं। तो ये हमारा जो एनआरसी को लाया गया था। और आपने सुना भी होगा कि काफ़ी इसमें बहस भी चल रही थी कि पूरे देश में एनआरसी लाने की बात की जा रही है, तो ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, क्योंकि एनआरसी वहाँ पे लाया जा रहा था जहाँ पे क्या था कि प्रवासी लोग बहुत ज़्यादा तादाद में आए थे। ठीक है, यानी कि अब आप असम का ही क्षेत्र ले लीजिए, जहाँ बांग्लादेश, ये बांग्लादेश का क्षेत्र है, इसके यहाँ जो असम का क्षेत्र है, अब यहाँ बहुत ज़्यादा प्रवासी मजदूर आते हैं। ठीक है, और इसीलिए मजदूर की बात नहीं कर रही मैं, प्रवासी आते हैं लोग, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो आते हैं, तो उनकी पहचान के लिए ही ये लाया गया था। ठीक है, तो इसके बारे में आई होप कि ये जो जितना मैंने बताया, यानी कि जन्म से वंश के आधार पर, पंजीकरण द्वारा, प्राकृतिक रूप से और क्षेत्र समाविष्टि द्वारा, तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और एक बार यदि आपको नहीं समझ में आ रहा, तो पहले आप एम लक्ष्मीकांत जी की बुक रीड करिएगा, क्योंकि मैं A to Z वहीं से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो उसको रीड करिएगा, देन उसके बाद वीडियोज देखिएगा, बेहतर तरीके से और अच्छे से समझ में आएगा। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे नागरिकता की समाप्ति के बारे में, कि नागरिकता प्राप्त तो कर सकते हैं इतने से, ठीक है, लेकिन इसकी समाप्ति भी कैसे होती है कि हम अपने देश की नागरिकता, मतलब हमारे देश की नागरिकता समाप्त हो जाती है, हमसे या छीन ली जाती है, तो इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट।